अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTH 501 के असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग असाइनमेंट, आइडिया सॉल्यूशन और डिफरेंट सब्जेक्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन दैट इज़ ऑफ MTH 501 and its marks are 20 and due date is 24 May 2021। ओके जी, लेक्चर नंबर 1 to 9 है जो कि कॉन्सेप्ट्स आपने कवर करने हैं। मैं अभी दिखा भी दूंगी, कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगेन एंड अगेन बताती हूँ, कॉपी पेस्ट करेंगे देन 0 मार्क्स मिलेंगे, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इसका। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। चेक वेदर द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। आपने बताना है ये जो वेक्टर्स गिवन है V1, V2, V3 और A पार्ट में और B पार्ट में क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपके हैंडआउट्स में यहाँ पर पेज नंबर आई थिंक 85 बन रहा है अकॉर्डिंग टू PDF, ठीक है। बाकी पेज नंबर हार्ड कॉपी में क्या है वो नहीं देखा मैंने, ठीक है। लेक्चर नंबर 8 है, उसमें है लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होंगे इफ़ द वेक्टर इक्वेशन x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस सो ऑन सो फोर्थ xp vp इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये ट्रिवियल सॉल्यूशन वाला और अदरवाइज डिपेंडेंट होंगे। अच्छा, मैं सिंपली आपको, और ये जो एग्जांपल गिवन है ये एग्जांपल अगर आप देखें तो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का पता चल जाएगा। ये एग्जांपल आपने क्या करना है, इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अपर का मतलब ये होगा कि आपने ये जो डायगोनल है यहाँ पर डायगोनल में जैसे 1 आता है और इससे ऊपर यहाँ ऊपर और नीचे यहाँ पर 0 लाना है, और ये 2 एंट्रीज़ और इस डायगोनल से नीचे यहाँ पर 0 होना चाहिए और ऊपर 0 होना चाहिए। यहाँ और ये 2 एंट्रीज़ जो हैं वो 0 बनानी है। रो ऑपरेशंस आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में किए होंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर BSc में जो 2 ईयर पढ़ी हो या फिर जो भी आपने मैथ्स पढ़ा होगा उसमें की होगी। रो ऑपरेशंस परफॉर्म करें। मैंने अपने तरीके से किया है, आप रो ऑपरेशंस अपने वे में कर सकते हैं, लेकिन आंसर तकरीबन सबका सेम ही आएगा। ओके जी, लेट्स सी। अब मैंने लीनियरली इंडिपेंडेंट, अच्छा मैं ना एक ट्रिक बताती हूँ आपको जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी जो वेक्टर्स गिवन है उसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करते हैं, जैसे ये वेक्टर गिवन है, आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करना है। मैं इसको जूम आउट थोड़ा सा करती हूँ ताकि वेक्टर हमें नज़र आए, मैट्रिक्स बना हुआ नज़र आए। V1 यानी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 1 3 2 1 1 2 2 2, ठीक है। इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कर लिया। अगर आप इस 0 वाले कॉलम को स्किप कर दें, ठीक है, इसको राइट करने के लिए यहाँ पर 0 वाला जो कॉलम है वो भी राइट करना होगा, बिकॉज इज इक्वल टू 0 लेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन वगैरह हमने देखना है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को 3 रोज़, ये देखें ये 3 रोज़ 3 कॉलम्स हैं, इस मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट लेती हूँ, डिटर्मिनेंट आप लोगों को आता होगा कि मैट्रिक्स का 3 रो 3 बाय 3 का कैसे लेते हैं। अगर तो डिटर्मिनेंट उसका आंसर जो है डिटर्मिनेंट का वो 0 आता है तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्या होगा, अगर डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का 0 वाले कॉलम को स्किप कर दें, ठीक है, इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है तो उसे हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन अगर उसका आंसर 0 नहीं आता तो हम उसे कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आया तो लीनियरली डिपेंडेंट, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ना आया देन इट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये आपको हिंट दे दिया है मैंने, जिससे आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि ये जो वेक्टर्स को क्लोज करने से हमारे पास जो मैट्रिक्स बनता है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। ओके, ये हिंट हो गया। इसके अलावा अब एक जो मैं मेथड करवा रही हूँ जो बुक में गिवन है, उसमें क्या करना है, आपने इसे कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अपर में ये होता है यानी डायगोनल से नीचे वाली जो एंट्रीज़ हैं, यानी ये वाली ये और ये एक ऊपर वाली, इसको 0 बनाना है। चलें, पहले तो मुझे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर मोस्टली अगर मैं मैट्रिक्स रो ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ तो मुझे मोस्टली यहाँ पर 1 चाहिए होता है, तो मैंने इंटरचेंज कर दिया है रोज़ को, यानी सेकेंड रो में 1 राइट किया हुआ है तो मैंने फ़र्स्ट रो की जगह पर यानी रिप्लेस कर दिया है सेकेंड रो को, यानी फ़र्स्ट रो जिस रो में राइट करना होता है रिप्लेस कर रहे हैं उसी को पहले राइट करते हैं और जिसका उठा रहे होते हैं डेटा उसको बाद में राइट करते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 1
2 0 0 मैंने ऊपर राइट कर दिया और फर्स्ट रो सेकंड रो की जगह रिप्लेस होकर आ गई। अब मैं इजीली इसको कर सकती हूँ, यानी क्या करेंगे, यहाँ मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टारगेट होता है वो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में यानी 1 के नीचे जो एंट्रीज़ होती हैं उन्हें ज़ीरो बनाना होता है। तो यहाँ 3 है, 3 तो 3 में से 3 माइनस करें तो ज़ीरो आएगा। मैं दूसरों को तो नहीं छेड़ूँगी, तो R2 माइनस 3 R1 कर दूँ, यानी ये 1 है, 3 1 ज़र 3 हो जाएगा, और R3 माइनस 3 R1 कर दिया है मैंने। दोनों में से R2 में से भी 3 R1 माइनस किया है, R3 में से भी 3 R1 माइनस कर दिया है। तो इस तरह से मैंने राइट किया, यानी 3 माइनस 3 R1 की, ये देखें ये वैल्यू है, ये 2 2 0, ये देखें ये इसकी एंट्रीज़ हैं 2 2, ये 2 2 0 और ये 0 आ गया आपके पास। इसी तरह से माइनस और 3, ठीक है, 3 3 मल्टीप्लाई क्या हो गया R1, R1 क्या है ऊपर देखते जब 1 1 2 0। इसी तरह से R3 में से भी माइनस करें, मैट्रिक्स की आई थिंक मल्टीप्लिकेशन या फिर इस तरह से आपको बताने की प्लस माइनस आई थिंक ज़रूरत नहीं है। ओके जी, मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़र 3, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा। 3 1 ज़र 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। 3 1 ज़र 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। 3 2 ज़र 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे माइनस 4, सेम इधर भी माइनस 4, यहाँ पर आएगा 0 एंड 0। तो मैंने देखें फर्स्ट 1 के बाद कॉलम में ये 2 एंट्रीज़ तो बना ली 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ करने के बाद R3 माइनस यहाँ पर 1 के नीचे, ये यहाँ पर 1 है, ये डायगनल है, इसके नीचे मुझे क्या करना है, 0 बनाना है। ये डायगनल है, इसके नीचे ये एंट्रीज़, फिर उसके बाद इस एंट्री की बारी आती है, इसको 0 बनाने के बाद फिर इसके ऊपर वाली एंट्री की बारी आती है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो आंसर है राइट वे में जाता है। क्या करेंगे, पहले 1 के नीचे जो एंट्रीज़ हैं उन्हें 0 बनाएं, वो 0 हो जाएं, देन डायगनल के नीचे जो एंट्री है उसको 0 बनाएं, वो 0 हो जाए, देन ऊपर इसके ऊपर जो एंट्री है एक बच जाती है उसको 0 बनाना है। इन स्टेप्स को फॉलो करें तो अच्छे से आंसर आ जाता है। ओके जी, नेक्स्ट देखें, आपने अब क्या करना है, इस एंट्री को 0 बनाना है। तो मैं क्या करूं, मैंने किया R3 माइनस 2 R1, ठीक है। अगर R2 अगर मैं R1 में करती, देखें 2 1 ज़र 2, अगर मैं करती 2 R1 करती तो 2 1 ज़र 2, अगेन मेरे पास यहाँ पर आ जाता 2, लेकिन मुझे तो 0 ही चाहिए, तो इसलिए मैंने R1 को यूज़ नहीं किया, क्योंकि दोबारा से मेरे पास नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो R2 किया तो R3 यानी R3 की एंट्रीज़ राइट की, -2 से -2 फिर R2 0 मल्टीप्लाई -1 -4 एंड 0, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके, पहले मल्टीप्लाई करें फिर प्लस माइनस करके आप आंसर निकालें तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब मैं इस पर कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। ओके जी, मेरे पास आंसर आ गया। ओके जी, आप चाहें तो इस पर एक और स्टेप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर पता चल गया। देखें, अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स x1 x2 एंड x3 गिवन है, क्योंकि ऊपर भी दिखाऊँ 3 रोज़ और 3 कॉलम्स वाला आपका मैट्रिक्स था, तो आपके पास रैंक 3 में आंसर आ रहा है, यानी फर्स्ट रो में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। तो अगर रैंक 3 में आपके पास आंसर आता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आंसर आता कि यहाँ पर 0 हो जाते सारे, ठीक है, 3 रोज़ 3 कॉलम्स का एक तरह से मैट्रिक्स है, ये 3 वेरिएबल्स गिवन है आपके पास, तो आपके पास आंसर 2 वेरिएबल्स में यानी 2 रोज़ में आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास देखें 3 रोज़ में यानी ऑर्डर 3 है, तो हमारे पास रैंक 3 में आंसर आया। आप चाहें तो एक स्टेप और ऐड करके इसको 0 कर सकते हैं, लेकिन आंसर वही आना है जो अब आ रहा है, ठीक है। एक स्टेप ऐड किया जा सकता है। तो हमारे पास 3 रोज़ में आ रहा है, यानी ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स, अगर इसको स्किप करती हूँ तो यहाँ पर ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, तो रैंक भी 3 है, यानी 3 रोज़ आ रही हैं 3 वेरिएबल्स की वजह से, तो आपका आंसर क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इसी तरह से x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हो गई, तो -x2 -4x3 इज इक्वल टू 0 एंड 4x3 इज इक्वल टू
ज़ीरो आ जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू x3 की निकालूं तो 4 की x3 की क्या आ जाएगी, 4 से डिवाइड होगा, ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह से x3 की वैल्यू अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करती हूं, देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर ये भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी x2 का आंसर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट अब मेरे पास x3 और x2 का आंसर आ गया है, दोनों का आंसर ज़ीरो है। उसको जब सब्स्टिट्यूट करूँगी इक्वेशन 1 में तो x1 का आंसर भी मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारी शर्त ये थी, कंडीशन ये थी कि कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अगर 3 वेरिएबल्स ये जो x1, x2 एंड x3 गिवन है, ये तीनों का आंसर ज़ीरो आता है तो हमारे जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन अगर इनमें से किसी एक का आंसर भी ज़ीरो ना होता तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर दिया कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। एक और भी मैंने आपको बताया है, डिटर्मिनेंट ले सकते हैं आप। डिटर्मिनेंट लेने के बाद अगर आंसर ज़ीरो के इक्वल आता है तो आप क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं आता तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। एक ये वे हो गया। और इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर x1, x2 एंड x3 आपके पास जो आंसर है वो ज़ीरो आ जाता है तो मीन्स ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा आपको ये भी देखकर पता चलेगा कि आपका जो मैट्रिक्स है वो 3 रोज़ 3 कॉलम यानी ऑर्डर 3 का है और आपके पास आंसर भी 3 रोज़ में आ गया है, यानी बाकी सारे एंट्रीज ज़ीरो हो गई हैं, यहाँ पर एक एंट्री बच गई है, तो तब भी वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, इतने सारे ट्रिक्स बता दिए। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। सेम इसी वे में नेक्स्ट पार्ट करना है। आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करना है, 1 0 -1 3 1 0 -1 2 7 यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में राइट करना है। 0 0 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट मेरा मेथड जो मेरा स्टेप होगा, यानी ये जो 1 के नीचे 2 एंट्रीज़ हैं इनको ज़ीरो बनाना है। तो यहाँ ये तो ज़ीरो है ऑलरेडी, तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए -1 है तो +1 कर दूँ, यानी ये R1 प्लस हो रहा है। R3 में R1 प्लस कर दूं, यानी +1 हो जाएगा, +3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 0 + 0, तो आप प्लस माइनस करें, इसका आंसर निकालें तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आपके पास यानी ये 2 एंट्रीज़ ज़ीरो कर ली। अब इसके डायगोनल के नीचे जो एंट्री है उसको ज़ीरो करना है। तो ये 3 है तो 3 में से क्या माइनस करूँ, मेरे पास 0 आएगा, यानी 3 करूँ। तो मैं इसको यूज़ नहीं करी, बिकॉज़ 3 1s are 3 करूँगी तो मेरे पास अगेन यहाँ पर 3 आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, R3 - 3 R2 करूँगी। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस करके ये आंसर निकालें। अब यहाँ देखें आप, ये जो लास्ट रो है हमारे पास, देखें ये लास्ट रो जो आ रही है वो सारी ज़ीरो हो गई है, यानी x3 फ्री हो गया है। हमारे पास x3 की वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 रोज़ में, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपकी 3 रोज़ 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स है और आपका आंसर भी 3 रोज़ में आ रहा है, यानी वेरिएबल्स x1 x2 x3 हैं, तो आंसर भी ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में आ रहा है, तो वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर आपका आंसर यहाँ पर एक भी रो आपकी यानी कम आया, रैंक कम हुआ, ठीक है, 3 है तो 3 से कम हुआ, या 4 वेरिएबल्स है तो 4 से कम हुआ, 3 हो गया, तो वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। यहाँ 0 आ गया। ये एग्जांपल जो आपके हैंडआउट्स में गिवन है वो भी तकरीबन यही एग्जांपल है जिसमें लीनियरली डिपेंडेंट का बता रहे हैं और नीचे 0 आ गए। ठीक है, ये देखें ये, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ये कंप्लीट हो गया। तो x एंड x1 x2 और बेसिक वेरिएबल्स हैं, जबकि x3 इज़ फ्री है, यानी इसका कोई आंसर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ट्रिक्स मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, गिवन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको इक्वेशन गिवन है, ये प्रीवियस जो सेमेस्टर था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, वहाँ ए राइट किया हुआ था और थोड़ा सा चेंज था यहाँ पर, तो मेथड वही यूज़ कर सकते हैं आप। प्रीवियस सेमेस्टर की एग्जाम्पल ले लें या फिर असाइनमेंट देख लें, वहाँ पर आपने इसको क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, 5 2 -2 5, यहाँ पर देखें x2 की वैल्यू नहीं है तो आप यहाँ 0 पुट करेंगे। 3, ठीक है, 5 -6 k² + 2, यहाँ 26 और k - 19। अगेन आपने उसी तरह से इसको जैसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, जैसे एचेलॉन फॉर्म कह लें या अपर ट्रायंगुलर फॉर्म कह लें, उसमें कन्वर्ट करें। ओके जी, 5 है, 5 को मैंने 1 बनाना है। आप चाहें तो इसी वे में भी कर सकते हैं, लेकिन जब अपर ट्रायंगुलर या फिर एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है। तो 5 को मैं थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करूँगी ताकि मैं 1 ले आऊँ। तो 5 में से अगर मैं 2 माइनस कर
लेती हूँ तो मेरे पास 3 आएगा, फिर 2 करूँगी तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो R1 माइनस R2 करें, यानी रो 1 में से रो 2 माइनस, यानी 5 माइनस 2, 5 माइनस 0, 5 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 20 माइनस 6, तो प्लस माइनस करने से आपके पास ये आंसर आ गया है, ये मैट्रिक्स आया। अब 3 को मैंने 1 बनाना है, तो क्या करूँ, किस में से माइनस करूँ, अगेन R2 में से माइनस कर दूँ, यानी R1 माइनस R2, तो 3 माइनस 2, 5 माइनस 0, 11 माइनस माइनस प्लस 6, 14 माइनस 6 आ गया आपके पास ये आंसर। फिर प्लस माइनस करें तो आपके पास ये आंसर आता है। ओके जी, अब आपका ये तो 1 बन गया। ठीक है, अब इस 2 को और इस -2 को आपने 0 बनाना है, यानी फर्स्ट स्टेप हमारा अब स्टार्ट हो रहा है। -2 R2 माइनस 2 R1, R3 प्लस, यानी माइनस में है तो प्लस करना पड़ेगा 2 R1, यानी आप मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस करके आप इस तरह से आंसर निकाल लें, ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा ये। ठीक है, अब मैंने क्या करना था, अब यहाँ देखें आपको कुछ नज़र आ रहा है कि यहाँ -10 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ -10 यानी 1 बनाने के लिए इस फॉर्म में आपको डायगोनल में 1 चाहिए, तो मैं 1 बनाने के लिए -10 को कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ -10 1 ज़ा 10 हो जाएगा, -10 4 ज़ा 10 1 ज़ा 10, तो मेरे पास ये फॉर्म आ गई। अब ये देखें मैंने डायगोनल देखें 1 के नीचे 2 एंट्री 0 हो गई, डायगोनल में 1 बना लिया, इस 1 के नीचे अब जो 13 है उसको 0 बनाना है मैंने। ठीक है, तो 0 बनाने के लिए क्या करूँगी, 13 यानी R3 माइनस 13 R2, तो माइनस करें 13 प्लस माइनस करके, यानी मल्टीप्लाई करें पहले प्लस माइनस करके, मेरे पास ये आंसर आ जाता है। प्लस माइनस का मैं ज़्यादा डीपली नहीं बता रही, आप लोगों को मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस पता होगा, नहीं पता तो फिर देख लीजिएगा। ओके, प्लस माइनस करने के बाद आपके पास ये आंसर आया। अब ये देखें आपने 1 के नीचे एंट्री 0 बना ली, डायगोनल को 1 बना लिया, डायगोनल के नीचे 0 बना लिया, अब ऊपर बनाना है जैसे एचेलॉन फॉर्म होती है, यहाँ 5 को 0 बनाना है, तो क्या करूँ मैं, R1 यानी 5 में से 5 माइनस करना है, कहाँ 1 है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ, तो R2 में, तो R1 माइनस 5 R2, इस तरह से अप्लाई करें ये रो ऑपरेशन, तो आपके पास देखें ये फॉर्म आ जानी है। ये देखें 1 डायगोनल, इसके नीचे 0 आ गया, इस डायगोनल के ऊपर 0 आ गया और नीचे आ गया। अब बाकी जो एंट्रीज बची उसको इक्वेशन फॉर्म में राइट कर लेना। अच्छा जी, 1x1, ठीक है, 2 की तो वैल्यू है नहीं, -3x3, ठीक है, इज़ इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। इसी तरह से यहाँ x2 की वैल्यू है प्लस 4x3 इज़ इक्वल टू 1 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई k² माइनस 16, ठीक है, इज़ इक्वल टू k माइनस 16, ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास बन गई। अच्छा, आपने क्या करना है, हमने यूनिक सॉल्यूशन के लिए और फाइनल सॉल्यूशन के लिए, अगर मैं असाइनमेंट का क्वेश्चन दिखाऊं, मैं तो भूल गई थी दिखाना। ओके जी, सेकंड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा दूं। आपने फाइंड करना था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, उसमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू फाइंड करनी है और नो सॉल्यूशन के लिए करनी है। ठीक है, तो यूनिक यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप इस वैल्यू को यूज़ करेंगे यूनिक सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन के लिए। k² माइनस 16 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे आप, अगर इसको फैक्टराइज करें तो k माइनस 4 k प्लस 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर वैल्यू फाइंड करती हूँ तो k इज़ इक्वल टू 4 आ जाता है और प्लस का 4 आ जाता है। प्लस का 4 तो ठीक है, अब यूनिक के लिए दोनों आ गए, ठीक है। लेकिन अगर नो सॉल्यूशन की बात करूँ तो -4 लेती हूँ, तो मेरे पास जब k इज़ इक्वल टू -4 हो, तो देखें मैं अगर इक्वेशन में पुटिंग करती हूँ k² माइनस 16 x3 इज इक्वल टू k माइनस 16, k की वैल्यू यहाँ क्या है -4 का स्क्वायर लूँ क्या आएगा 16 माइनस 16, यानी x3 जो है मेरे पास वो 0 हो जाएगा। k यहाँ क्या है -4 माइनस 16 क्या हो जाएगा -20। तो देखें जब वेरिएबल ही नहीं रहा, जो हमारी लेफ़्ट साइड है वो भी हमारी 0 हो गई, तो हमारा सॉल्यूशन कहाँ से एग्जिस्ट करेगा। सो देयर इज़ नो सॉल्यूशन फॉर k इज इक्वल टू -4। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन। आई होप समझ आ गई होगी। मैंने तो अपनी तरफ से कैलकुलेशन अच्छे तरीके से किया है, अगर प्लस माइनस देख लीजिएगा और अच्छे तरीके से। ओके जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।